रात के 8 बज रहे थे। अरे भाई, आज तो हमारा खैर नहीं। काम से आते आते इतनी देर हो गई आज। अरे तभी मैं बोल रहा था आज सेठ के वहीं रुक जाता। अब हमें रास्ते में उस मनहूस हवेली से होकर गुजरना होगा। मुझे क्या पता था आते आते अंधेरा हो जाएगा। अब जो भी हो, बस वो आवाज न सुनाई दे। अगर वो आवाज सुन लिया और हमने अनसुना किया तो हमारा परिवार खतरे में आ जाएगा। अरे बस करो भाई, अब क्यों वो सब बात कर रहा है। जल्दी जल्दी चलो और हवेली देखते ही द्वार लगाओ। गांव की दोनों व्यक्ति बहुत ही डरे हुए थे। डरते हुए चलते चलते जब दोनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो दोनों ने कुछ न देख के जोर से सीधा दौड़ लगा दिया। और दौड़ते दौड़ते दोनों हवेली से काफी दूर आने के बाद रुके। बाल बाल बचे। भगवान का शुक्र है जो हवेली से कुछ आवाज सुनाई नहीं दिया। हाँ भाई, बाल बाल बचे। अब से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। ये सब बोल के दोनों हाँफते हुए सुकून की सांस लेके निकल जाते हैं। यहां छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। टेबल पर कुछ किताबें, एक सरकारी नियुक्ति पत्र और बिस्तर पर बैठा एक सीधा सा आदमी, रवि कुमार, उम्र लगभग 32 साल। एक सादा सी मुस्कान और चेहरे पर थकान ली। पास में उसकी बीवी नीरा, जो कपड़ों की तह लगाते हुए बोल रही थी। तो सच में जाना पड़ेगा क्या आपको? इतना दूर का गांव, न सड़क ठीक, न अस्पताल, न कोई जान पहचान। आप वहाँ कैसे रह पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग जहाँ मिले वहाँ जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में शांति होती है और वैसे भी हम भी गांव के ही निवासी हैं। शांति या सन्नाटा? आपने सुना नहीं क्या? लोग कहते हैं कुछ गांवों में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था सोनगढ़ के पास के इलाके में कुछ हवेली है। लोग बोलते हैं वहाँ कोई डरावना घटना घटित हुआ था। और आपका पोस्टिंग भी वही ही होना था क्या? अरे नीरा, तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हो। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। भूत प्रेत कहाँ असलियत में होते हैं। जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही कोई किराए का कमरा ले लेना। सुबह का मौसम सुहाना था। रवि नीरा से विदा लेके बस पकड़ने जाता है, लेकिन बहुत समय रुकने के बाद भी रवि को सोनगढ़ जाने का सीधा बस नहीं मिल रहा था। काफी समय इंतजार करने के बाद आखिरकार उसको एक बस मिला जो सीधा उसको सोनगढ़ पहुंचा देगा। कुछ समय बाद वो बस से सोनगढ़ पहुंचा, लेकिन सोनगढ़ पहुंचते पहुंचते उसको देर हो गई और दिन ढल गया था। अब उसको अपने लिए एक किराए का कमरा भी ढूंढना था, इसलिए वो सोनगढ़ गांव के भीतर जल्दी जल्दी चल पड़ा। गांव के रास्ते में बहुत सन्नाटा था और चलते चलते अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। ओहो, ये बारिश भी ना अभी ही आना था इसको भी। अब तो पूरा भीग जाऊंगा। मुझे जल्दी से अपना सिर छुपाने का कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। रवि ये सोच के बारिश से बचने के लिए दौड़ने लगा और तभी थोड़े ही आगे जाके उसे एक हवेली दिखी और रवि बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए उस हवेली में चला गया। हवेली में आते ही उसको अजीब सा महसूस होने लगा। उसे आसपास की हवाओं से घुटन सी होने लगा। ये कैसी जगह है? आसपास की हवा में कैसा घुटन सी है। शायद यह भी कोई पुरानी हवेली है, रहने के लिए नहीं, पर फिलहाल छत के नीचे तो रह ही सकता हूँ। उसने देखा मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और ये देख वो अंदर चला गया।
अंदर आते ही उसने देखा कि अंदर अंधेरा और सीलन थी। उसने एक कोने में बैग रखा और सोचा, बस थोड़ी देर की बात है, बारिश थम जाए तो निकल लूंगा, गांव अब ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरा, ठाक से। रवि ने सिर उठाया और देखा शायद कोई लकड़ी गिरी होगी, पुरानी हवेली है, टूटी फूटी होगी। उसने फिर नीचे देखा। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसने अंधेरे में जैसे तैसे देखा कि दीवार पर किसी बच्चे की उंगलियों जैसे निशान थे, मिट्टी में गड़े हुए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। यह देख रवि थोड़ा डर गया और पीछे हट गया। तभी ऊपर से किसी की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो। रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए अंधेरे की तरफ देखने की कोशिश की और देखा सीढ़ियों पर एक छोटा लड़का खड़ा था। सादे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में लाल चमक और चेहरे पर अजीब सी उदासी। तो तुम कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पुरानी हवेली है। लड़का धीरे धीरे नीचे आया। उसके पैरों से मानो धूल सी उड़ रही थी। कितने बरसों तक यहाँ रहेंगे? मैं भी कई बरसों से यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो ना। क्या बकवास है ये? बाहर बारिश हो रही है, मैं बस कुछ देर के लिए रुका हूँ और तुम इतना अजीब क्यों लग रहे हो? लड़के ने शांत आंखों से देखा। उसकी आंखें एकदम गहरी और चमकदार थी। वो लड़का बोला, आप भी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे? रवि ने गहरी सांस ली और अंधेरे में ही उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। उसने ध्यान से देखा तो पाया वो चेहरा इंसानी, कम परछाई ज्यादा लग रहा था, लेकिन ज्यादा अंधेरा होने से उसे कुछ ठीक से नहीं दिखा। रवि ने घबराकर कहा, कौन हो तुम? तुम तो इंसान नहीं लग रहे, मुझे जाने दो। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? कुछ समय तक कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वो लड़का बोला, उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया था, अब कोई मुझे सुनता नहीं, मुझे मुक्ति दिला दो। रवि ये सुन के बहुत डर गया और पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और बारिश की आवाज के बीच बस बच्चे की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुझे मुक्त कर दो। और अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। सिर्फ हवा में गूंजती उसकी करुण आवाज बची, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कोई लड़का था या कुछ और। बाहर बारिश अब भी जारी थी और हवेली में सन्नाटे के बीच किसी अदृश्य शक्ति की आभास हो रही थी। कुछ समय तक रवि ऐसे ही डरे सहमे बैठा रहता है और अचानक से बारिश रुक जाती है, जैसे बारिश भी जानबूझ के रुक गई हो ताकि रवि वहां से निकल पाए। रवि को यह अजीब लगा, फिर भी उसने डर के मारे बारिश रुका देख तुरंत वहां से निकल आया। रवि जाते हुए पीछे घूमकर देखा तो उसको वही लड़का हवेली के छत पर खड़ा दिखा। उसे देखते ही रवि तुरंत आगे की तरफ देख के भागने लगा। कुछ समय बाद जैसे तैसे लोगों से पता करके गांव के स्कूल की प्रधान शिक्षक के घर पहुंचा। आप कौन है? इतनी रात को आपको क्या चाहिए? मैं हूँ रवि, आपके स्कूल के विज्ञान का नया शिक्षक। ओह, अच्छा अच्छा, आइए आइए। मुझे बोला गया था आप दिन में आएंगे। मैं आपकी अपेक्षा कर रहा था, लेकिन आप आए नहीं तो मुझे लगा शायद आप कल तक आ जाएंगे। लेकिन इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? और आप डरे हुए भी लग रहे हैं। मैं जो सोच रहा हूं जरूर वही हुआ होगा। आना तो दिन में चाहता था, लेकिन बस नहीं मिल रही थी, और जब मिली तब आते आते शाम हो गई। और रास्ते में जो हुआ मेरे साथ
उसे देख के तो मेरी रूह कांप गई, ऊपर से वो अजीब सी बारिश। मैं सब समझ गया। आखिर आपके साथ क्या हुआ? आप किस्मत वाले हैं जो वहाँ से निकल आए। गांव में अफवाह है बहुत पुराने। अफवाह? कैसी अफवाह? आप जरूर उस हवेली के पास गए थे और वो हवेली भी आपको उसके पास खींच ले गई होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई बारिश नहीं हुई और जरूर आप जब हवेली के पास पहुंचे तो बारिश हो गई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ था। लेकिन वो अफवाह क्या है? अफवाह नहीं, श्राप कहो। गांव के लोग और हम सब मानते हैं कि जो कोई भी रात को उस हवेली के पास जाता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है या कोई परछाई दिखाई देता है, और अगर उस आवाज को कोई अनसुना करके आता है तो वो और उसका परिवार नींद में ही मरे हुए पाए जाते। हालांकि अभी तक गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रात को कोई उस हवेली के पास नहीं जाता है और भूल से चले भी जाए तो सीधा दूर भाग जाते हैं। लेकिन मैं तो हवेली के अंदर ही था और नहीं मैंने सिर्फ आवाज सुना था। मैंने तो वहां एक बच्चे को भी देखा जो कि परछाई जैसा लग रहा था। वो बिल्कुल भी इंसानी बच्चा नहीं लग रहा था। रवि के मुंह से ये सुन के हेडमास्टर की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। वो डर से दहक उठा था, साथ ही उसे रवि के लिए बुरा लग रहा था। रवि, ये तुमने क्या किया? कुछ भी हो जाता, लेकिन तुमको उस हवेली में नहीं जाना था। अब आगे क्या होगा तुम्हारे साथ, ये सोच के ही डर लग रहा है। ऐसा पहली बार किसी के साथ हुआ है। गांव वाले अगर ये जान लेंगे तो तुम्हें गांव में रहने भी नहीं देंगे। रवि हेडमास्टर के मुंह से ये सब सुन के बहुत डर जाता है। रवि उस रात हेडमास्टर के घर में ही रुकता है, लेकिन उसे उस घटना के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आता है। अगली सुबह रविवार का दिन था। रवि डरते हुए हेडमास्टर से बात करने लगा था। सर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सोचा अगर उस हवेली की श्राप लगते ही किसी के परिवार को नुकसान होता है तो क्यों ना मैं मेरे घर जाऊं ही नहीं। जो भी होना है मेरे साथ हो जाए। मेरे गलती की वजह से मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आज ही उस हवेली में खुद जाऊंगा और जो भी होगा मेरे साथ होने दूंगा। बस मेरे पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। नींद तो मुझे भी नहीं आई है। गांव में जो अफवाह फैली है उस पे जितनी विश्वास है उतना कहीं ना कहीं संदेह भी है। लगता है वहां कोई राज छुपा है। और कल जो तुमने बताया कि तुमने एक बच्चे की परछाई देखी, उससे मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कैसी हैरानी सर? कहा जाता है कि बहुत वर्ष पहले उसमें गांव के सबसे अमीर ठाकुर हरिचंद्र और उनके बेटे का परिवार रहता था उस हवेली में। वे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन दिल के बहुत क्रूर और कंजूस किस्म के थे। और उसी महल में गांव का एक लड़का काम करता था। और बाद में पता चला कि उस लड़के ने धन के लालच में सबको नींद में ही मार दिया और सब कुछ लेके भाग गया। तो फिर मैंने जो बच्चा देखा वो भी उन ठाकुरों का ही था क्या? नहीं, और वही तो सोचने वाली बात है। उनके परिवार में कोई बच्चा था ही नहीं। और अगर सच में वहां कोई आत्मा का साया है तो उसमें उन ठाकुरों की आत्मा का साया होना चाहिए था, न कि कोई बच्चे का। अब तो मुझे भी वहां कुछ गहरा राज है ऐसा लगता है। जो भी हो जाए अब तो वहां जाके ही देखना पड़ेगा, लेकिन हमको दिन में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको मेरे लिए खतरा उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अब तो मुझे जानना ही है कि वहां का राज आखिर है क्या। दोनों उस हवेली में जाने की ठान लेते हैं और कुछ समय बाद दोनों हवेली जा पहुंचते हैं। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। भीतर दिन में भी अंधेरा था। रात के मुकाबले कम था, लेकिन देखने में बहुत भयानक लग रहा था। रवि सीधा जोर जोर से बोलने लगा। कौन हो तुम? और तुमने कल रात को मुझे यहां क्यों बुलाया? मुझे पता है कल रात तुम ही मुझे यहां खींच लाए थे। क्या चाहिए मुझसे? रवि, ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा। हमें नुकसान पहुंचाएगा वो। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि
अचानक दूर वही बच्चा दिखता है, लेकिन इस बार वो बच्चा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई गांव का मामूली सा बच्चा हो। तुम ही हो ना? तुम ही हो जो कल रात मुझे दिखे थे? रवि, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वही लड़का है जो हवेली में काम करता था। बहुत सालों से चली आई हुई कहानी सुन के तो ये वही बच्चा लग रहा है। हेडमास्टर रवि को ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो बच्चा अचानक से उनके एकदम करीब आ गया। दोनों ये देख बहुत डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उस बच्चे के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था और वो रो रहा था। मुझे पता है तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। बताओ क्या कहना चाहते हो और क्यों गांव वालों पे अपना श्राप देके रखा है? रवि के ये पूछने पे लड़का कुछ समय तक कुछ भी जवाब नहीं देता और माहौल एकदम सन्नाटा पड़ जाता है। बस ठंडी हवा की आवाज आ रही होती है। कुछ समय बाद वो बच्चा बोलने लगता है, मेरी मदद कर दो, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? हाँ, कल भी वही बोल रहे थे। आखिर क्या मुक्ति चाहिए तुम्हें? तुम्हें हुआ क्या है? सब बताऊंगा। कोई भी नहीं सुनता मेरी बात, सब डर कर भाग जाते हैं। तुम दोनों पहले हो जो खुद यहाँ आए हो। हम नहीं भागेंगे, हमें सब बताओ। कई वर्ष पहले की बात है। मैं अपनी माँ बाबा के साथ इसी गांव में रहता था। बाबा बीमारी के चलते ठीक से काम नहीं कर पाते थे और घर चलाने के लिए मैं इस हवेली के ठाकुर हरिचंद्र के पास काम करने आया था। वे लोग मुझे रोज की सब काम करवाते थे और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाती थी तब वो लोग मुझे बहुत मारते थे। एक दिन जब मैं सफाई का काम कर रहा था, मुझसे गलती से एक उनकी पुस्तैनी कलश टूट गया और ये देख के ठाकुर के बेटे ने गुस्से में आके डंडे से मेरे सिर पे मार दिया और मैं वहीं तड़पने लगा। मैं खुद को तड़पते हुए मरते महसूस कर रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मरते समय उनको अभिशाप दे गया। तुम लोगों ने जैसे एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, वैसे ही तुम लोग भी इस पाप का सजा खुद ही भुगत के मर जाओगे। लड़के के मरने के बाद सब लोग उसके लाश को अपने हवेली के तहखाने में रख देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ जैसा उस लड़के ने मरते समय कहा था। उनके कुएं में एक जहरीला सांप मर जाता है और जब सब लोग वो पानी पीते हैं, सब रात को अपने अपने बिस्तर में ही मरे हुए मिलते हैं। गांव वालों ने जब देखा कि सब लोग रहस्यमयी तरीके से मरे हुए थे, तब लोगों ने सोचा कि मैंने सबकी हत्या करके उनका धन लेके कहीं दूर भाग गया। और फिर गांव के लोगों ने ठाकुर के परिवार का अंतिम संस्कार करके मेरे माँ बाबूजी को गांव से निकाल दिया और जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे माँ बाबा ने अपनी आखिरी समय में क्या कहा और कैसे बिताया। मैंने सोचा था कि मैं उनको एक अच्छी जीवन दूंगी, लेकिन मेरी वजह से वे हत्यारे के माता पिता कहलाए और मैं बेबस होकर इस हवेली में कैद हो गए। रवि और हेडमास्टर लड़के के मुंह से ये सुन के बहुत उदास हो गए और लड़के की दुख भरी कहानी सुन के दोनों के आंखों से आंसू निकल गए। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ऐसा किसी के साथ भी होगा तो उस पे क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूं, लेकिन कृपया तुम गांव वालों को नुकसान मत पहुंचाना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम करेंगे तुम्हारी अंतिम संस्कार और सब गांव वालों के सामने ये सच्चाई लाएंगे। अब सच्चाई किसी के सामने लाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम लोग मेरा अंतिम संस्कार कर दो। कम से कम मरने के बाद तो मैं अपनी माँ बाबा के पास जाके अपनी दायित्व न निभाने का माफी मांग पाऊंगा। ठीक है, हम करेंगे, लेकिन हमें ठीक से करना क्या होगा ये बता सकते हो? तहखाने में मेरे शरीर को रखा था उन्होंने। जो अंश मेरे शरीर की बची होगी उसको ले जाके पंडित से चिता पे अग्नि दे दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी।
कुछ समय बाद दोनों तहखाने से उस लड़के की शरीर की बची कुची अंश को ले जाके पंडित से चिता पे अग्नि दे देते हैं। और गांव के लोगों को सब सच्चाई बता देते हैं। थोड़े ही देर बाद सब लोग देखते हैं हवेली से एक रोशनी ऊपर की तरफ जा रहा है। सबको ये देख समझ आता है कि उस लड़के की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। सबको उस लड़के की कहानी जानकर दुख होता है। सबकी आंखें उसके बारे में सोचकर नम होती हैं।